अगर आप देश को समझने का दम्भ भरने वाली दिल्ली में रहते हैं तो पेट्रोल के लिए 98 रुपये और 64 पैसे और डीजल के लिए 91 रुपये और 58 पैसे प्रति लीटर चुका रहे होंगे। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी इस महीने 993 रुपये और बढ़ी और अब 19 किलो का ये सिलेंडर 3000 रुपये से ज़्यादा का मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया ऑल टाइम लो 96 रुपये 34 पैसे के आसपास हाँफ रहा है। इन सब के बीच क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा संकट आने वाला है? क्या हम 2013 की तरह फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं की तरफ बढ़ रहे हैं? नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी और आज के इस एक्सप्लेनर में हम सरल भाषा में इन मसलों को समझने की कोशिश करेंगे जो अर्थव्यवस्था से, हमारी आपकी रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बड़ा उलटफेर हुआ। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक धड़ाम से गिर गईं। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त जो तेल $100 के पार था वो मोदी सरकार के शुरुआती वर्षों में घटकर $40 के आसपास आ गया। यानी सरकार को तेल खरीदने के लिए बहुत कम डॉलर खर्च करने पड़ रहे थे और इसका एक बड़ा नतीजा आया कि साल 2015-16 और 16-17 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 8% के पार रही। पर दुनिया में कुछ एक चीजें हैं जो कभी एक जैसी नहीं रहती, मसलन वक्त। पिछले 12 बरस में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 2014 में आई मोदी सरकार के सामने ऐसा पहली बार हो रहा है जब कच्चा तेल $100 पार कर गया हो। इस नए फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 2 महीनों यानी अप्रैल और मई में कच्चे तेल की कीमत $115 और फिर $106 प्रति बैरल तक पहुंच गई। ये बैरल क्या होता है? मापने की इकाई है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमिक एडिटर उदित मिश्रा के मुताबिक अगर पूरे साल कच्चे तेल की कीमत $100 के आसपास बनी रही तो पिछले साल के मुकाबले भारत का तेल का बिल 40% तक बढ़ जाएगा। अब इसके 2 नतीजे होंगे। या तो सरकार इस बढ़े हुए दाम का पूरा बोझ आप पर डाल दे जिससे हमारे और आपके घर का बजट बिगड़ जाए, या फिर सरकार खुद इस नुकसान को झेले और मार्केट में दाम न बढ़ने दे। पर ऐसा करने के लिए सरकार को भारी भरकम कर्ज लेना पड़ेगा जिससे देश का बजट बिगड़ेगा। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक जब जब तेल $100 के पार गया, देश की फिस्कल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन की कमर टूटी। सीधा सा नियम है, महंगा तेल यानी हमारी इकोनॉमी पर ब्रेक और सस्ता तेल यानी हमारी इकोनॉमी की रफ्तार डबल। मिसाल के तौर पर साल 2015 से 2017 के बीच जब कच्चा तेल $40 के आसपास था तो भारत 8% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा था। वहीं यूपीए 2 के आखिरी वर्षों में जब तेल $100 के पार था तो देश की ग्रोथ रेट 5 से 6% के बीच संघर्ष कर रही थी। पूरी बात का निचोड़ ये है कि क्रूड ऑयल की बढ़ी हुई कीमत भारत के ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को बढ़ाती है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ दबती है, रुपया कमजोर होता है और सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। हमने यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया, ट्रेड डेफिसिट। इसका अर्थ है जब कोई देश आयात यानी बाहर से सामान खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च करता है और निर्यात यानी बाहर सामान बेचने से कम पैसे कमाता है। इस अंतर को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, व्यापारी घाटा। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई के बीच हर कोई पूछ रहा है। इस महंगाई से सबसे ज्यादा चोट किस पर पड़ रही है? जवाब सीधा है, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच जो अंतर है वो बढ़ेगा। जो हैव्स हैं यानी अमीर और जो हैव नॉट्स हैं यानी गरीब, उनके बीच की खाई चौड़ी हो रही है। इकोनॉमिक्स की भाषा में से कहते हैं के शेप इकोनॉमी। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने हाल ही में 2 लाख अमेरिकी कंज्यूमर्स पर एक स्टडी की। नतीजा चौंकाने वाला। जब ईंधन के दाम बढ़े तो अमीर परिवारों ने अपनी गाड़ियों में तेल डलवाना कम नहीं किया, बस उसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने लगे। लाइफस्टाइल पर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कम आमदनी वाले परिवार अपनी गाड़ियों में कम तेल डलवा रहे थे। उनकी मोबिलिटी घट रही थी। इसके बावजूद बढ़े हुए दामों की वजह से उनकी जेब से ज्यादा पैसे खर्च हुए। यानी सतही तौर से खर्च देखना एक धोखा हो सकता है। सच ये है कि गरीब इंसान तंगी में अपनी जरूरतें घटाता है जबकि अमीर उतना ही कंज्यूम करता है, बस पैसे थोड़े से अतिरिक्त देता है। भारत की अर्थव्यवस्था की शेप भविष्य में किस ओर जाती दिख रही है? किन चीजों की आशंका है? हमने उदित से पूछा। जो ऊर्जा की प्राइसिंग है, फ्यूल की प्राइसिंग है, पेट्रोल डीजल, ये सब चीजें महंगी हो रही हैं। इनके महंगे होने से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ेगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। ना सिर्फ ये अपने आप में महंगी होने का ज्यादा चांसेस हैं, बल्कि आप कोई भी चीज कहीं से ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन सब से सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो आने वाले समय में महंगाई डेफिनेटली बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का एक असर ये भी होता है कि चीजें जो हैं, आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें मंदी आती है। तो लोगों के बिजनेसेस पे इफेक्ट होगा। जैसा मोदी जी ने कहा कि अब
सोना मत खरीदिए। तो चाहे आप वॉलेंटरली ना खरीदें या महंगा होने की वजह से ना खरीदें कोई चीज, मंदी आएगी तो उससे संबंधित जितने लोग होंगे उनके बिजनेसेस पे असर पड़ेगा। हो सकता है बड़े बिजनेस पे ना पड़े लेकिन छोटे पे पड़ेगा, हो सकता है छोटे पे भी ना पड़े लेकिन उसके कारीगर पे फर्क पड़ेगा, उसकी तनख्वाह हो सकता है ना बढ़े या उसका जॉब चला जाए। तो उससे एक नेक्स्ट लेवल होता है कि अगर वो क्राइसिस बनी रही थोड़े ज्यादा समय, तो हो सकता है जो उसने उधार लिए हैं, जो छोटे कारीगर ने उधार लिए हैं, वो वापस ना दे पाए। ऐसे बहुत सारे कारीगर हुए तो बैंक्स में प्रॉब्लम हो सकती है कि जिन्होंने बैंक्स ने लोन दिया है वो कहेंगे अरे यार लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, हम कहाँ से भरपाई करें इसकी। तो मोटा मोटी महंगाई बढ़ेगी, मंदी आ सकती है और इसके चलते चीजें और बुरी हो सकती हैं। इस चौतरफा मार का असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर भी पड़ा है। मार्च से लेकर अब तक भारत के फॉरेक्स रिजर्व से करीब 38 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। अगर इसको हम रुपयों में बदलें तो यूं समझिए कि लगभग 3,67,000 करोड़ रुपए। विदेशी और घरेलू इन्वेस्टर्स भारत छोड़कर अब ईस्ट एशियन देशों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहां चाइना +1 स्ट्रेटजी और एआई की बूम की वजह से ज्यादा मुनाफा दिख रहा है। इसी वजह से रुपया भी इस साल अब तक 6.5% गिरकर 96 रुपए 30 पैसे के आसपास पहुंच गया है। चाइना +1 एक टर्म मैंने इस्तेमाल किया, इसका अर्थ क्या है? जब कंपनियां चीन के अलावा एक और देश में, खासतौर पर एशिया का ये वाला हिस्सा, वहां पर निवेश खोजती हूँ, जैसे भारत, बांग्लादेश या वियतनाम, अगर वो वहां पर बिजनेस या फैक्ट्री सेटअप करती हैं तो उसको चाइना +1 कहते हैं। अब इस बाहर जाती पूंजी यानी कैपिटल आउटफ्लो को रोकने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने की सोच रही है। विदहोल्डिंग टैक्स को 20% से घटाकर फिर से 5% करने पर विचार चल रहा है। ये विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है? आसान शब्दों में ये वो टैक्स है जो सरकार किसी विदेशी कंपनी या निवेशक की कमाई पर एडवांस में काट लेती है। अगर सरकार इसे घटाती है तो विदेशी निवेशकों को भारत के मार्केट और एसेट्स में निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। हमारे रिपोर्टर जॉर्ज मैथ्यू के मुताबिक सरकार को उम्मीद है कि इससे डॉलर वापस भारत आएगा, रुपया संभलेगा। टैक्स कम होने से विदेशी निवेशकों को टैक्स कटने के बाद मिलने वाला मुनाफा यानी पोस्ट टैक्स रिटर्न भी बढ़ेगा। इससे भारत के सरकारी बॉन्ड्स और फाइनेंशियल एसेट्स दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए अचानक बहुत अट्रैक्टिव बन जाएंगे। नतीजा, ग्लोबल मार्केट में चल रही उठापटक के बीच भारत में फिर से डॉलर की एंट्री होगी, जिससे हमारे घटते फॉरेक्स रिजर्व को एक बड़ा सहारा मिल सकता है, रुपया संभल सकता है। अर्थव्यवस्था की इस हालात के बीच पीएम मोदी ने 10 मई को तेलंगाना के सिकंदराबाद में देश से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, सोना न खरीदने और विदेश यात्राओं को न करने की अपील की थी। बाइट सुनते हैं, फिर आगे की बात। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे। उदित मिश्र अपने लेख वाई पीएम मोदीज कॉल टू सेव फॉरेक्स कुड स्लो डाउन इंडियाज ग्रोथ में इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उनके मुताबिक हर चीज में रातों रात आत्मनिर्भर होना मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन ये अनाज तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक खेतों में उर्वरक न डाले जाएं। और इस फर्टिलाइजर को, खाद को बनाने के लिए भारत को विदेशों से फीड स्टॉक यानी नेचुरल गैस और नेफ्ता जैसी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। खाद बनाने की कुल लागत का 80% हिस्सा इसी इंपोर्टेड फ्यूल का होता है। तो अगर हमारी खाद विदेशी तेल और गैस पर निर्भर है तो हम पूरी तरह से फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर कैसे हुए? भारत की असली समस्या यह है कि हमारी इकोनॉमी की रफ्तार उतनी नहीं जितनी एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए चाहिए। ऊपर से हमारा ग्रोथ मॉडल अच्छी क्वालिटी के रोजगार पैदा करने में नाकाम रहा है। घरेलू कंजम्पशन यानी बाजार में आम लोगों की खरीदारी इतनी कमजोर रही कि पिछले 2-3 बरस में केंद्र और राज्य सरकारों को लाखों करोड़ रुपए टैक्स राहत और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में झोंकने पड़े ताकि लोग खर्च करना बंद न करें। तो असली सवाल यह है कि इस मोड़ पर भारत को क्या करना चाहिए? खपत को काटना चाहिए या उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए? हमारा मानना है कि फोकस इस वक्त देश की कमजोर कड़ियों को ठीक करने पर होना चाहिए। विदेशी पूंजी को लुभाना होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी होगी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स यानी सामान के निर्यात को तेजी से बूस्ट देना होगा। स्ट्रक्चरल बदलाव जल्द नहीं किए तो ये महंगा तेल और कमजोर रुपया हमारी इकोनॉमी की रफ्तार को लंबे समय के लिए पटरी से उतार सकता है। रुपए का इस तरह गिरना हमें इतिहास के एक तकलीफदेह वक्त की याद दिलाता है, साल 2013। उस वक्त दुनिया की मशहूर इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत के रुपए को दुनिया की फ्रेजाइल 5 यानी 5 सबसे कमजोर करेंसीज में, मुद्राओं में डाला था। इस लिस्ट में तुर्की, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया थे। उस वक्त अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने अपनी आसान लोन नीति यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग को बंद कर दिया था। इसका अर्थ बाजार में सस्ते में लोन मिलना, क्योंकि अमेरिका में फेडरल रिजर्व अंधाधुंध नए नोट छाप रहा था जिससे विदेशी निवेशक भारत से डॉलर निकालकर बाहर जा रहे थे।
उदित मिश्र अपने लेख जीडीपी इज द इंडियन रूपी बैक टू द फ्रेजाइल 5 डेज ऑफ 2013 में लिखते हैं कि आज की बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा दावा यही रहा कि उन्होंने देश को फ्रेजाइल 5 से निकालकर दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में खड़ा किया। पर कड़वा सच ये है कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले भारत इस रैंकिंग में फिसल कर छठे पायदान पर आ चुका है। तो क्या 2026 के हालात बिल्कुल 2013 जैसे हैं? उदित के मुताबिक डेटा फिलहाल यही गवाही दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में रुपया डॉलर के मुकाबले 9.5% टूटा था और अभी बीते मार्च में खत्म फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये रुपया 9.6% टूट चुका है। यानी गिरावट का झटका बिल्कुल बराबर है। यही नहीं, अगर हम देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखें तो सितंबर 2013 की तिमाही और दिसंबर 2025 की तिमाही की तस्वीर एक जैसी है। यानी भारत डॉलर कम रहा है और हमारे देश से डॉलर बाहर ज्यादा जा रहा। बैलेंस ऑफ पेमेंट माने एक निश्चित समय में किसी देश और बाकी पूरी दुनिया के बीच होने वाले सभी तरह के पैसों के लेन देन का पूरा लेखा जोखा या फाइनल हिसाब किताब। पर इस पूरे संकट के पीछे एक और बड़ी वजह है और वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम। हाल ही में एक्सप्रेस अड्डा में मशहूर ग्लोबल इन्वेस्टर रुचिर शर्मा आए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया के बड़े निवेशक अब भारत को एंटी एआई प्ले की तरह देख रहे हैं। यानी उन्हें लगता है कि भारत इस एआई की रेस में बहुत पीछे छूट गया है, इसलिए वो भारत से पैसा निकालकर ईस्ट एशिया के देशों में लगा रहे हैं। But I'd say as far as India is concerned today, what's happened is that the entire world today has a monomaniacal focus, which is AI. That's all the world is all about today, which is that which countries are the winners of AI, which countries are the losers of AI. Unfortunately for India, in contrast to what happened in the tech boom in 1999-2000, this time, as far as AI is concerned, foreigners have taken the view that India is a loser in the AI race. 2025-26 की इकोनॉमिक सर्वे का एक आंकड़ा आपको चौंका सकता है। पूरी दुनिया में एआई का डेटा ट्रेन करने वाले जितने भी स्टार्टअप हैं उनमें से सिर्फ 2% भारत में है, 40% अमेरिका में, 21% यूरोपियन यूनियन में। रघुराम राजन और रोहित लांबा ये अर्थशास्त्री, उन्होंने अपने आर्टिकल हाउ कैन इंडिया प्रोड्यूस एआई इंस्टेड ऑफ बिकमिंग इट्स टेनेंट में सवाल किया है कि जिस देश के पास इतना टैलेंट, इतनी महत्वाकांक्षा है, वो खुद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का मालिक क्यों नहीं बनता? क्यों हम हमेशा विदेशी टेक कंपनियों के किराएदार बनकर रह जाते हैं? आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या हमें अपनी खपत को जबरदस्ती काटना चाहिए, उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए? क्या पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच सरकार को टैक्स कम करके आम जनता को राहत देनी चाहिए? या यही समय है दीर्घकालिक रिफॉर्म्स को लाने का? कुछ सख्त फैसले पर जिनका सम्यक रूप से असर पड़े, पर उसके पहले पूरी पारदर्शिता भी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।